हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग टर्म 2 का ये जो चैप्टर है मनी एंड क्रेडिट, इसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, चूंकि टर्म 2 में दो चैप्टर आपके आएंगे। पहला मैं आपको मनी एंड क्रेडिट पढ़ाने जा रहा हूं, तो इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, मनी क्या होती है, सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे मनी क्या है। क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो मनी एंड क्रेडिट है। टॉपिक हमारा मनी एंड क्रेडिट है, तो मनी क्या है। मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। देखिए, जो मनी होती है ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता है, यानी कोई भी चीज हम खरीदते हैं, बेचते हैं, तो हम किस चीज का यूज करते हैं, मनी का यूज करते हैं। तो मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, अब आप समझ गए होंगे। इसके बाद हम लोग ये समझते हैं कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ मनी। आखिर मनी का इम्पोर्टेंस क्या है। हम अपने डेली लाइफ में ये देखते हैं कि कोई भी चीज, कोई भी कार्य, कोई भी एक्ट हम विदाउट मनी नहीं कर सकते। इकोनॉमिक एक्टिविटी की मैं बात कर रहा हूँ, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी जो होती है वहां पे ही हम एक्सचेंज के लिए जो है मनी को यूज करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, एक्टिविटी दो तरह की होती है। देयर आर टू टाइप ऑफ एक्टिविटी। एक होती है आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी, और एक आपकी होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी जो होती है, तो उसमें पैसों का लेन देन नहीं होता है, मतलब हम पैसे नहीं प्राप्त करते हैं। तो इस विषय पर मैं अलग से आपको वीडियो बना के बताऊंगा कि इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है, नॉन इकोनॉमिक क्या है। अभी आप थोड़ा सा ही समझ लीजिए कि इकोनॉमिक एक्टिविटी में जैसे हम कहीं पे जॉब करते हैं, उसका हम सैलरी पाते हैं या वेजेस पाते हैं, वो चीज, वो एक्टिविटी हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। लेकिन जब हम खुद कोई वर्क अपने घर पे करते हैं, उसका कुछ भी हम नहीं पाते हैं। जैसे हमने अपना वर्क किया, खुद अपने फील्ड में वर्क किया या अपना खुद का वर्क किया, तो उसका हमने कोई पैसा नहीं लिया। या जो माँ घर पे खाना पकाती है, उसका क्या उनको हम पैसे देते हैं, क्या नहीं देते, तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में आ जाता है। तो हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात कर रहे हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटी में मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, मनी होता है। तो मनी का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। विदाउट मनी वी कैन नॉट सर्वाइव। हमारी कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी विदाउट मनी नहीं हो सकती है। अब हम यहाँ बात करेंगे सिचुएशन बिफोर द इन्वेंशन ऑफ मनी। मतलब एक पुराने समय की बात है, एंशिएंट एरा में, पुराने समय में जब मनी का इन्वेंशन नहीं हुआ था, आखिर में तब कैसे एक्सचेंज होता था। एक्सचेंज का मतलब लेन देन, किसी भी चीज का लेन देन जो है एक्सचेंज कहलाता है। तो उस समय हम लोग हमारे जो फोरफादर्स थे यानी पूर्वज थे, वो बार्टर सिस्टम को अपनाते थे। किसको अपनाते थे? बार्टर सिस्टम। ये बार्टर सिस्टम क्या होता है? बार्टर सिस्टम में हम एक्सचेंज करते हैं विदाउट यूज ऑफ मनी, यानी एक्सचेंज तो हो रहा है लेकिन हम वहां मनी का यूज नहीं कर रहे हैं। जैसे सपोज करिए कि एक शूज मेकर है, कोई एक शूज मेकर है, मान लीजिए कोई शूज मेकर है। तो शूज मेकर जो है वो शूज बना रहा है, और कोई फार्मर है, फार्मर कोई है, वो फार्मर क्या कर रहा है, ग्रेन का प्रोडक्शन कर रहा है। तो फार्मर को जब शूज की जरूरत होगी तो वो किसके पास जाएगा? शूज मेकर के पास ही जाएगा। तो फार्मर शूज मेकर के पास जाएगा। चूंकि यहाँ पे ये जो मीडियम है, यहाँ पे हमने मनी का यूज नहीं किया है, तो फार्मर जब शूज लेने जाएगा तो अनाज लेके ही जाएगा, ग्रेन्स लेके ही जाएगा। तो सपोज करिए इसके पास क्या है, व्हीट है, फार्मर के पास क्या है, व्हीट है, और शूज मेकर के पास क्या है, जूते हैं, शूज हैं। तो फार्मर व्हीट लेकर के शूज मेकर के पास आएगा और बोलेगा कि मुझे क्या चाहिए, शूज चाहिए। तो चूंकि फार्मर को जरूरत है शूज की, शूज मेकर को जरूरत है व्हीट की, तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन बहुत इजीली हो जाएगा। यानी कि शूज मेकर क्या करेगा, व्हीट को ले लेगा और फार्मर को क्या दे देगा, शूज दे देगा। तो यहाँ पे दोनों की सिचुएशन सेम है। जब सिचुएशन सेम होती है तो ट्रांजैक्शन हो जाते हैं, बड़े इजीली एक्सचेंज हो जाता है, और यहाँ पे एक्सचेंज हो भी गया। लेकिन
इसी को हम बोलते हैं, क्या बोलेंगे इसको, जो ट्रांजैक्शन हुआ कमोडिटी का, कमोडिटी से ट्रांजैक्शन जो हो गया, इसी को हम बोलते हैं बार्टर सिस्टम। लेकिन स्टूडेंट कभी कभी कुछ चैलेंजेस आ जाते हैं, कुछ समस्याएं आ जाती हैं। वो चैलेंज क्या है? डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, यानी कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट का क्या मतलब होता है? देखिए, सेकेंड टाइम जब फार्मर व्हीट लेकर के सूज मेकर के पास जाता है और कहता है कि फिर मुझे सूज चाहिए, तो सूज मेकर क्या कहता है कि भाई मैं सूज तो दे दूंगा लेकिन मुझे व्हीट नहीं चाहिए। मतलब यहाँ सेकंड बार में जो है, अब फार्मर जब व्हीट लेके जाएगा सूज लेने के लिए, तो सूज मेकर ने मना कर दिया, कहा ऐसा है कि मुझे व्हीट नहीं चाहिए, व्हीट मेरे पास पर्याप्त है, मुझे कुछ दूसरा ही, सपोज करिए कि वो कुछ और ही मांग रहा है, जो सपोज करिए वो चावल मांग रहा है, चावल इसके पास नहीं है मतलब पर्याप्त मात्रा में नहीं है कि वो इसको दे सके, तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। उस प्रॉब्लम को कहते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। यानी कि जब बार्टर सिस्टम कब सक्सेसफुल होगा? बार्टर सिस्टम तभी सक्सेसफुल होगा जब दोनों की वांट क्या हो? इक्वल हो। मतलब सूज मेकर को व्हीट चाहिए और फार्मर को सूज चाहिए, तभी दोनों का ट्रांजैक्शन हो पाएगा। तो ये बार्टर सिस्टम पहले होता था जबकि करेंसी नहीं थी, जबकि मतलब मनी इतना ज्यादा डेवलप नहीं की थी, तो बार्टर सिस्टम में ये समस्याएं आती थी। अब इसके बाद हम लोग स्टूडेंट्स, आज चूंकि मॉडर्न एरा है, हम लोग उसमें जी रहे हैं, तो मॉडर्न एरा में हम फॉर्म ऑफ करेंसी, जो मतलब न्यू फॉर्म ऑफ करेंसी आ गई है, जिसको कि हम पेपर नोट और क्वाइंस कहते हैं। क्या कहते हैं? पेपर नोट एंड क्वाइंस बोलते हैं। अब पेपर नोट और क्वाइंस इस समय आ गया है, मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी में पेपर नोट और क्वाइंस ही आता है। क्योंकि पेपर नोट जो है आपने देखा होगा, ऐसा नहीं कि आपने नहीं देखा है, क्वाइंस भी आप देखे हैं। अब ये पेपर नोट को निकालता कौन है, इसकी प्रिंटिंग कौन करता है, मतलब ये पेपर नोट कहाँ से इश्यू होता है? तो पेपर नोट को आरबीआई इशू करता है। आरबीआई का फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो भारत का सेंट्रल बैंक है। कौन सा बैंक है ये? सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, भारत का सेंट्रल बैंक इसको बोलते हैं, आरबीआई को बोलते हैं। तो आरबीआई क्या करता है? ये नोट्स निकालता है, पेपर नोट, जिसे हम करेंसी बोलते हैं। तो इस तरह से सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई जो है ये नोट्स को निकालता है, और उस नोट को हम एक्सेप्ट करते हैं। क्यों एक्सेप्ट करते हैं? उस पेपर नोट को हम इसलिए एक्सेप्ट करते हैं कि आरबीआई उस पर वो लिखा रहता है बाकायदा, आपने देखा होगा नोट को, कि उस पर लिखा रहता है कि मैं बियरर को यानी धारक को जो है, जैसे सपोज करिए 500 की नोट है, 500 की नोट है, उस पर लिखा रहेगा कि मैं धारक को 500 रुपए देने का वादा करता हूं। है तो वो पेपर, है तो वो कागज ही, लेकिन वो कागज की वैल्यू कैसे है? उसको आरबीआई ने क्या किया हुआ है? बिल्कुल वो वादा किया हुआ है, प्रॉमिस किया हुआ है कि आप इस पेपर नोट को अगर कहीं किसी शॉप पे या कहीं कोई भी आप लेन देन करते हैं, कोई व्यापार करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो उसमें जब आप इसको यूज करेंगे तो जितना रुपया उस पर लिखा होगा उतने रुपए की, उतने वैल्यू की आपको वो चीज मिल जाएगी जो है। तो इस तरह से सेंट्रल बैंक जो है, आरबीआई जो है पेपर नोट्स को निकालता है। अब स्टूडेंट हम लोग यहाँ बात करेंगे कि यहाँ पे आंसर आपको मिल गया, व्हाई वी एक्सेप्ट द करेंसी, बिकॉज दिस करेंसी इज ऑथराइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या दिस करेंसी इज ऑथराइज्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ये ऑथराइज होती है। एक चीज और है कि हम ये पेपर नोट लेने से कतई भी डिनाई नहीं कर सकते। अगर हम डिनाई करेंगे, अगर हम इनकार करते हैं पेपर नोट लेने से, तो हमारे ऊपर जो है वो बिल्कुल ही समझ लीजिए कि एक तरह से मुकदमा हो जाएगा। हम ये कतई गैर कानूनी है, यानी कि नोट जो है, जो भी भारत सरकार की नोट है, उसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, पढ़ते हैं कि डिपॉजिट विद द बैंक्स, डिपॉजिट विद द बैंक, बैंक के साथ डिपॉजिट। अब देखिए स्टूडेंट्स, बैंक क्या होता है? आप जानते हैं बैंक एक ऐसी इंस्टीट्यूशन है जहां पे मनी को हम डिपॉजिट और विड्रॉ करते हैं। बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहां पर हम मनी को डिपॉजिट और विड्रॉ करते हैं।
जैसे कि हम ये जानते हैं कि बहुत से लोग हैं, देयर आर मेनी पीपल हु आर एम्प्लॉइज, जो एम्प्लॉय है, तो एम्प्लॉय है तो बदले में उनको क्या मिलता है, सैलरी मिलता है। क्या मिलता है, सैलरी एंड वेजेस। तो सैलरी और वेजेस मिलता है, तो क्या जो पूरी सैलरी आपको मिलती है वो सैलरी क्या आप पूरा सैलरी जो है एक ही बार में लेकर के उसको क्या आप उसका कंजप्शन कर लेते हैं, मतलब एक्सपेंडिचर आप कर लेते हैं? नहीं। जैसे मान लो आपकी सैलरी सपोज करिए 30,000 है, 40,000 है, 20,000 है, जो भी है, तो सैलरी का जो भी मतलब जो भी सैलरी है उसको आप बैंक में जाकर के जो है अकाउंट खुलवाए रहते हैं, अकाउंट ओपन आप करवा लेते हैं, उसी में आप उसको रखते हैं, और जब जितने पैसों की जरूरत होती है तो आप उसको जो है विड्रॉ करते रहते हैं। क्योंकि बैंक में हम पैसा क्यों जमा करते हैं, यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि व्हाई वी डिपॉजिट मनी इन द बैंक। बैंक में हम पैसा इसलिए जमा करते हैं कि हमारा जो पैसा है वो सेफ रहता है। पहला चीज, क्योंकि हम उसको घर में अगर रखते हैं तो वो चोरी हो सकता है या कोई ले सकता है उस पैसे को। तो अगर हम बैंक के पास वो पैसा रखेंगे तो पहला चीज है कि बैंक उस पैसे को क्या करेगा, एकदम सेफ्टी उसकी वो गारंटी लेता है उसकी सेफ्टी की, तो वो पैसा हमारा पूरा पूरा सेफ रहता है। दूसरी चीज, बैंक हमको इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है, इंटरेस्ट, वो इंटरेस्ट हमें प्रोवाइड करता है। तो चूंकि जो भी पैसा हम बैंक में रखेंगे वो हमें इंटरेस्ट देता है, तो इंटरेस्ट से हमारी जो डिपॉजिट इनकम है, जो हमारी डिपॉजिट मनी है, डिपॉजिटेड मनी हमारी क्या होती है, धीरे धीरे इंक्रीज होने लगती है, बढ़ती है। तो दोनों चीजें हो गई, हमको सेफ्टी मिलती है, हमें इंटरेस्ट मिलता है, तो सेफ्टी भी मिल रही है, इंटरेस्ट भी मिल रहा है, इसलिए हम अपने पैसे को कहाँ रख रहे हैं, बैंक में रख रहे हैं। अब बैंक उन पैसों को क्या अपने पास रखता है, नो, बैंक उन पैसों को अपने पास नहीं रखता है। बैंक उन पैसों का क्या करता है, तो बैंक उन पैसों को मार्केट में क्या करता है, बैंक उन पैसों को मार्केट में आगे चलाता है, आगे लगा देता है। चूंकि देखिए, जब हम पैसा डिपॉजिट किए बैंक में, तो बैंक अगर उन पैसों को अपने पास रखा रहेगा तो ऐसी कंडीशन में वो हमें इंटरेस्ट कहां से देगा भाई। बैंक आप ही अगर अपना पैसा अपने पास रखे रहेंगे तो वो इंक्रीज तो होगा नहीं, बढ़ेगा तो है नहीं। तो ऐसी कंडीशन में बैंक क्या करते हैं, कुछ बारोवर होते हैं, जैसे आपने आपकी जो इनकम आई, इनकम को आपने क्या किया, इनकम का कुछ पार्ट आपने कंजप्शन किया, एक्सपेंडिचर किया। जैसे आप जब कमाते हैं तो कमाने के बाद कुछ हाउस होल्ड्स, मतलब कुछ आपके खर्चे होते हैं, आपका एजुकेशन पे खर्च होता है, हेल्थ पे आपका खर्च होता है, और कुछ चीजें और भी होती हैं जिस पर आप अपना खर्च करते हैं। इसके बाद जो बचता है उसको आप बैंक में डिपॉजिट करते हैं। तो डिपॉजिट करने के बाद बैंक उस पैसे का केवल 15% ही वो कैश के रूप में अपने यहाँ रखता है, बाकी पैसों को वो बारोवर को दे देता है। बारोवर का मतलब होता है जो कर्ज लेने आते हैं। जैसे बैंक में दो तरह के लोग आते हैं, एक डिपॉजिट करने आते हैं, दूसरे वही कर्ज लेने आते हैं। तो जो कर्ज लेने आते हैं तो बैंक क्या करता है, वो पैसा उनको दे देता है। तो वो पैसा, बारोवर क्या होते हैं, बारोवर पैसा बैंक से ले लेते हैं। बैंक क्या करता है, डिपॉजिटर को देगा 5%। सपोज दैट, ऐसा आप मान लीजिए हमने अपना पैसा बैंक में डिपॉजिट किया, हमको 5% दे रहा है, और उसी पैसे को जब वो बारोवर को देगा तो बैंक क्या करेगा, उससे 18% ले लेगा। 18% लेगा या 14% लेगा या 10%, 12%, जो भी उसका रूल है उसको वो ले लेता है। तो अब इस 18%, सपोज करिए 18%, आपको 5% दे रहा है बारोवर से 18%, तो जो 13% का गैप हो गया, मतलब आपको तो उसने दिया 5%, आप हो गए डिपॉजिटर, बारोवर से लिया 18%, ठीक है। तो बीच का जो डिफरेंस आप निकालेंगे 13% का, वो 13% क्या हो गया, बैंक की इनकम हो गई। बैंक ने ये 13% क्या किया, कमा लिया। अब मैंने जैसा कि बताया था, आपने पैसा जमा किया बैंक में, बैंक उस पैसे को अगर अपने पास रख लेगा तो आपको ये 5% कहां से देगा। तो सीधी सी बात है, उसने बारोवर को पैसा दे दिया, बारोवर भी पैसा अपने पास नहीं रखेगा, बारोवर क्या करेगा, पैसे को इन्वेस्ट करेगा, पैसे को इन्वेस्ट करेगा, यानी कि वो इंडस्ट्री लगाएगा, इंडस्ट्री लगा करके पैसे को कमाएगा, इंडस्ट्री लगाएगा और पैसे को कमाएगा। तो इस तरह से स्टूडेंट्स, मैं समझ रहा हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरह से डिपॉजिटर और बारोवर
या बैंक जो है कैसे हम पैसे को बैंक में रखते हैं, बैंक किस तरह से, तो डिपॉजिट विद द बैंक ये हो गया। अब सवाल आगे आता है, एक छोटा सा टॉपिक और है, चेक क्या होता है। चेक फैसिलिटी, जो भी कस्टमर बैंक में खाता ओपन करवाते हैं उनको चेक फैसिलिटी बैंक प्रोवाइड करता है। चेक इज एन इंस्ट्रूमेंट टू सेटल पेमेंट्स विदाउट द यूज ऑफ कैश। चेक का यूज जो है बिना कैश, मतलब अगर चेक आप यूज कर रहे हैं तो उसमें कैश की जरूरत नहीं होती। सपोज करिए यहाँ पे जैसे दो पर्सन हैं, जैसे मान लीजिए एक है सलीम, तो सलीम और मोहन के बीच में कुछ ट्रांजैक्शन होता है, सलीम और मोहन के बीच में कुछ ट्रांजैक्शन होता है। सपोज करिए सलीम शूज मेकर है और मोहन जो है इससे क्या है, होलसेलर है। तो ये शूज बनाता है और मोहन को ढेर सारा शूज दे देता है। मोहन वो शूज पहनने के लिए नहीं ले रहा, वो चूंकि अधिक मात्रा में ले रहा है, ये भी आगे जाकर के सेल करेगा। तो जब मोहन जो है वो सलीम शूज मोहन को दे दिया तो मोहन क्या करेगा, अब कुछ पैसे देगा ना सलीम को, तो ये कैश ना दे करके इसने क्या किया, चेक इसको दे दिया। और चेक दे दिया तो चेक इसके नाम से इसने चेक काटा जो है, और चेक काटने के बाद अकाउंट पे ही चेक काटा, और उस अकाउंट पे ही चेक को जब सलीम जाकर के अकाउंट में जमा करेगा तो सीधे ही इसके मोहन के अकाउंट से पैसा डेबिट होकर के सलीम के अकाउंट में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे सेफ्टी हुई कि नहीं हुई। सपोज करिए 1 लाख रुपए का लेन देन था, तो 1 लाख रुपए के लेन देन में वो मोहन पैसा 1 लाख रुपए निकालता, कैश रखता, चोरी होने का डर था या और भी समस्या थी कैश को ले जाने का। कितना अच्छा जो है इंस्ट्रूमेंट है चेक। तो इसने क्या किया, 1 लाख रुपए का चेक इसको दे दिया, सीधे इसके अकाउंट से पैसा सलीम के अकाउंट में चला गया। तो इस तरह से चेक फैसिलिटी ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो पेमेंट सेटल करता है विदाउट द यूज ऑफ कैश। अब स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में इतना ही। अब हम लोग अगले लेक्चर में अगली वीडियो में आएंगे। वेरी मच थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।